गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नट्स इक्वेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके आधार से सवाल भी बोर्ड में कई बार आ चुके हैं। या तो इक्वेशन पूछा जा सकता है या फिर उसी इक्वेशन के आधार से बोर्ड के अंदर एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। इक्वेशन बहुत ही आसान है। इक्वेशन प्रूव कैसे करना है वो आज सीखना है। नट्स ने जिस तरह से जो इक्वेशन के बारे में बताया था मैं उसी के आधार से ही जो आपको दर्शा रहा हूँ, ध्यान में देना है। जो अपना जो नट्स इक्वेशन जो आज का अपना टॉपिक है उसके अंदर एम मेटल, एम यानी मेटल धातु का जो आयन होता है उसको हमने उस धातु को एम के आधार से दर्शा रहा हूँ और उसके ऊपर में एन प्लस यानी कि उसमें एन यानी एक संख्या दर्शा रहा है, उतने इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर चुके, दान कर चुका। अब उतने ही इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन वो जब क्या करेगा, प्राप्त करेगा, तब वह धातु आयन सॉलिड अवस्था में बनता है। ये नट्स ने जो दर्शाया था उसके आधार से हम बता रहे हैं। यहाँ पे दोबारा बता दें, एम धातु आयन के आधार से दिया हुआ है। एम एन प्लस यानी कि एक ऐसी जो इलेक्ट्रॉन की संख्या उतने वो जो दान कर चुका है, और एन इलेक्ट्रॉन माइनस यानी उतने इलेक्ट्रॉन एन संख्या के इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करेगा। जो नट्स के आधार से जो नट्स ने जो इक्वेशन दिया था वो मैं दर्शा रहा हूं। ई एम एन प्लस ऑब्लिक एम इक्वल टू ई जीरो एम एन प्लस ऑब्लिक एम माइनस आर टी ओवर एन एफ एल एन एम अपॉन एम रेज टू एन प्लस। बस यही एक जो इक्वेशन है जो आपको याद रखना है, उसी के आधार से नट्स इक्वेशन पूरा साबित होगा। यहाँ पे इस स्टेप के अंदर थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। पहले आपको मैं बता दूं, ये जो नट्स इक्वेशन प्रूव करने के लिए यही एक जो इक्वेशन है जो आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक छोटा सा जो बदलाव कर रहे हैं, जो यहाँ पे आपको दर्शाया है एम, उसकी इकाई नट समीकरण में एम जो धातु है उसकी इकाई तय होने के कारण इसको हम इस रूप के आधार से भी दर्शा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ई एम रेज टू एन प्लस ऑब्लिक एम इज इक्वल टू ई जीरो एम रेज टू एन प्लस ऑब्लिक एम माइनस आर टी ओवर एन एफ एल एन। एम जो धातु आयन की जो सांद्रता है उसकी इकाई मान लेते 1 अपने दर्शाएंगे अपॉन एम रेज टू एन प्लस। ये आपका इक्वेशन बन रहा है। इसी इक्वेशन के अंदर एक वैल्यू एनोड के आधार से दर्शाएंगे और एक वैल्यू कैथोड के आधार से दर्शाएंगे। अब एनोड के तौर पे किसको लेंगे, कैथोड के तौर पे किसको लेंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे कैथोड की छड़ के ऊपर हम कॉपर ले लेते हैं और एनोड की छड़ के ऊपर हम जिंक ले लेते हैं। तो उसी के आधार से इसी इक्वेशन में जो बदलाव कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। ई एम की जगह पे मैं क्या बता रहा हूं, Cu 2 प्लस ऑब्लिक Cu, यानी ये किसकी बात मैं कर रहा हूं, कैथोड की। जो कैथोड के ऊपर की जो बात कर रहा हूं, E0 Cu 2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस RT ओवर NF Ln 1 अपॉन Cu 2 प्लस। अब देख रहे हो, केवल धातु आयन जो था उसके तौर पे मैंने कौन सा लिया, कॉपर, और जो धातु थी उसके तौर पे मैंने क्या ली, कॉपर। अब यहाँ पे ये कैथोड की बात है, बिल्कुल सेम टू सेम बात हम एनोड के लिए करेंगे। दोबारा बोल देता हूं, कैथोड के लिए हमने कौन सी धातु ली, कॉपर। अब एनोड के लिए वैसे ही कौन सी धातु लेंगे, जिंक। तो स्वाभाविक सी बात है जो धातु का आयन होगा वो कौन सा होगा, Zn2 प्लस। तो वही मैं एनोड की बात कर देता हूं। एनोड के ऊपर क्या होगा, ए यानी एनोड और सी यानी कैथोड। थोड़ा शॉर्ट में ही कराएंगे, ई Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू
E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस RT ओवर NF ln 1 अपॉन Zn2 प्लस। कंप्लीट एनोड और कैथोड। अब इसके आगे के टॉपिक में ही हम पढ़ चुके थे, ई सेल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, ई सेल निकालने के लिए। तो हमारा ई सेल का जो सूत्र होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ध्यान में रखने वाली बात है, कैथोड के तौर पे क्या है और एनोड के तौर पे क्या है। तो यहाँ पे जो कैथोड जो है, ये जो पूरी वैल्यू आपको किसकी है, कैथोड की, और ये जो पूरी जो वैल्यू आपको दिख रही है वो किसकी है, एनोड की। अब ये जो कैथोड जो मैंने लिखा है उसी को थोड़ा आगे लिखने के लिए हम इस तरह से दर्शाएंगे, ई Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस ई Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, यानी कैथोड माइनस एनोड। जो वैल्यू है अब वो मैं रख रहा हूं, तो ई सेल इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू कैथोड की मैं राइट डाउन करूंगा, तो जो है वही लिख रहा हूं। कैथोड के तौर पे था E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस RT ओवर NF ln 1 अपॉन Cu2 प्लस। सरलता के लिए अपने इसको कहां रखते हैं, ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, क्योंकि आगे हमें सरलता। अब सूत्र के अंदर बीच में क्या है, माइनस, तो ये मैंने क्या दर्शा दिया, माइनस कैथोड माइनस एनोड। कैथोड की वैल्यूएशन आ गई, माइनस का माइनस आ गया। अब एनोड की वैल्यू लिख देते हैं, वो भी मैं लिखता हूं ब्रैकेट में, ध्यान में रखना। E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस RT ओवर NF ln 1 अपॉन Zn2 प्लस। कंप्लीट। अब ध्यान में रखने वाली बात है, मैं यहां पे ही एक चेंज कर रहा हूं, यहां पे ही मैं चेंज कर रहा हूं। चेंज क्या कर रहा हूं, तो ये जो माइनस था उसको मैं ब्रैकेट के अंदर ले जा रहा हूं। माइनस को मैं कहां ले जा रहा हूं, ब्रैकेट के अंदर। ध्यान में रखने वाली बात है, जब मैं माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाऊंगा तो ये जो आपकी जो वैल्यू है, अभी माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये जो वैल्यू अभी क्या है, पॉजिटिव है, अभी क्या है, पॉजिटिव, तो वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। क्या बन जाएगी, नेगेटिव। और ये जो पूरी वैल्यू अभी क्या है, नेगेटिव, तो जब मैं ब्रैकेट के अंदर माइनस ऐड कर दूंगा तो ये नेगेटिव वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में। तो मैं चेंज कर देता हूं, तो ये वैल्यू जो थी, जो पॉजिटिव थी, अब क्या बन गई, नेगेटिव। और ये जो वैल्यू जो नेगेटिव है वो वैल्यू क्या बन जा रही है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हमने माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले गए, इसलिए। ये मैं ब्रैकेट निकाल देता हूं, आगे से भी मैं ब्रैकेट को निकाल देता हूं। अब इसी इक्वेशन के अंदर जो मैं कॉमन निकाल रहा हूं, कॉमन किसको निकाल रहा हूं, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, ये जो मैं ब्लू लाइन से टिक कर रहा हूं, E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu और E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn को मैं क्या कर रहा हूं, आगे ले रहा हूं कॉमन के आधार से। E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn। ध्यान रखिएगा, एज इट इज ले लिया, और ये माइनस के साथ लिया है, इसको मैंने माइनस के साथ ले लिया। तो अब कौन कौन सी वैल्यू बची उसके ऊपर अब मैं राउंड कर रहा हूं, ध्यान दें। ये तो हमने ले ली, ये भी हमने माइनस के साथ ले ली, तो बची कौन सी, एक वो और एक ये दोनों वैल्यू अपनी बची है। इन दोनों वैल्यू में से मैं अब कॉमन ले रहा हूं। कॉमन किसको ले रहा हूं, माइनस
RT ओवर एन एफ को मैं क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं, माइनस RT ओवर एन एफ को कॉमन ले रहा हूं, तो ये ln 1/2 प्लस वो पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पे ये प्लस है, लेकिन मैंने तो कॉमन किसको लिया, माइनस को, तो ये जो पोर्शन वो आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इसीलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं ब्रैकेट के अंदर। अब ये मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ln 1/cu2 प्लस, और यहां से भी ये जो पॉजिटिव निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, जो हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, तो माइनस ln 1/Zn2 प्लस। अब इसी में थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं, माइनस होने के कारण और आगे ln होने के कारण वो कहां पे चले जाएगा, भाग में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। अगर मान लो यहां जोड़ होता तो कहां पे जाता, गुणा में। तो इसी में थोड़ा सा मैं बदलाव कर रहा हूं। ये माइनस कैसा है, क्योंकि हमने ये पॉजिटिव वैल्यू थी और आगे हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया था इसलिए, और ये माइनस और ln होने के कारण वो कहां पे चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। तो मैं डायरेक्ट बटे में कर देता हूं, यानी कि अपना 1/Zn2 प्लस इस तरह से आ जाएगा। और इसी इक्वेशन को मैं ऊपर से लिख रहा हूं, E0 E सेल इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है आपकी पूरी मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, E0 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड, वो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, E0 सेल लिख सकते हैं। उसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, E0 सेल। E0 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड, उसके स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, E0 सेल माइनस RT ओवर NF, ln का मैंने ln रखा, और ये बटे के बटे में इसीलिए Zn हर में चला जाएगा और Cu2 प्लस बटे में रहेगा। अब यहाँ पे सबकी वैल्यूएशन रखनी है तो मैं साइड में ही लिख देता हूं, जो R की वैल्यू है, R इज इक्वल टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स रखनी है। R जो गैसीय स्थिरांक है, T केल्विन में आएगा तो कितना आएगा, 298 केल्विन। F की जो वैल्यू होती है जो 96,500, लेकिन एनसीईआरटी के आधार से एक्चुअल वैल्यू लिखते हैं 96,487 कूलम। अप्रोक्सीमेट हम 96,500 लेते थे, लेकिन एनसीईआरटी के आधार से हम एक्चुअल वैल्यू 96,487, और एन की वैल्यू 2, जो मैं अभी ऐड करूंगा नहीं, लेकिन एन की वैल्यू कैसे निकली, तो एन यानी क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो आदान प्रदान करने की जो संख्या होती है, Cu2 प्लस और Zn2 प्लस। Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा और Cu अपने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, 2, इसीलिए एन की वैल्यू वो कितनी आ गई, 2। यानी ऐसा याद रखो, जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वही एन की संख्या होती है, और यही सारी वैल्यू इसके अंदर अपने ऐड कर देते हैं। तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस R की वैल्यू क्या है, जो बता दी हमने 8.314 गुणा T की वैल्यू क्या है, 298। मैंने बता दिया N की वैल्यू मेंशन मैंने कर दी है, लेकिन मैं अभी उसको दर्शा नहीं रहा हूं। 96,487। अब ये तो ln है, उसको मुझे log में कन्वर्ट करना है। उसको मुझे कहां कन्वर्ट कर देना है, log के अंदर जब मैं कन्वर्ट कर दूं तो क्या आएगा, 2.303 से मुझे क्या करना पड़ेगा, गुणा। यानी ये जो ln था उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, log के अंदर कन्वर्ट कर दिया। किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, log। इसीलिए मैंने 2.303 से गुणा कर दिया।
अब वही बात Zn2 प्लस ऑब्लिक Cu2 प्लस। अब यहाँ पे आप इन सब का जब गुणा करोगे कैलकुलेटर में, इन सब का जो मैंने ब्लू लाइन से राउंड कर दिया है, उन सभी का जब आप गुणा करोगे तो उस गुणा करने की वैल्यू 0.0591 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 0.0591। वही अपने ऐड कर देते हैं। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस इन सभी का आप जब गुणा करोगे तो वैल्यू आएगी 0.0591 अपॉन n लॉग Zn2 प्लस ऑब्लिक Cu2 प्लस। ध्यान देने वाली बात है, Zn2 प्लस क्या है? Zn2 प्लस एनोड के विलयन की सांद्रता है, और जो Cu2 प्लस है वो कैथोड के विलयन की सांद्रता। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, लेकिन दोबारा बोल देता हूं। Zn2 प्लस एनोड के विलयन की सांद्रता है, और Cu2 प्लस कैथोड के विलयन की सांद्रता है। ये जो पूरा जो है वो आपका नट्स इक्वेशन प्रूव हो चुका है। दोबारा इसको मैं बोल देता हूं। E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन n। n यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या के ऊपर आधार रहता है। अभी इस इक्वेशन में जो Zn 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है और Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है, इसलिए n की जगह 2 लिख सकते हैं, जो किताब में 2 लिख कर बताया, लेकिन मैंने इक्वेशन हम प्रूव कर रहे हैं, इसलिए n की संख्या अभी वैल्यूएशन दी गई। n लॉग एनोड के विलयन की सांद्रता बटे कैथोड के विलयन की सांद्रता। ये नट्स इक्वेशन था, इसी का हमें अप्लाई करना है। अब ये इन दोनों के अंदर अभी हमने जो उदाहरण के तौर पे लिया था Zn2 प्लस और Cu2 प्लस, दोनों के इलेक्ट्रॉन की संख्या समान थी। मान लेते अगर कोई ऐसा सेल आ जाए जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान ना हो, तब क्या करना है? तब इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे, वो थोड़ी सी इसी मेथड के आधार से हम बता देते हैं, और उसी मेथड के आधार से हम एग्जाम्पल भी गिनने के लिए आएंगे। नट्स इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है कंप्लीट दोबारा अपने रिवीजन कर लेते। सबसे पहले m⁴n प्लस n इलेक्ट्रॉन गिव्स n सॉलिड अवस्था में, वो आपको दर्शा देना है। फिर एक ही इक्वेशन जो आपको याद रखना था, जो नट्स ने दिया था, जो आगे आप जब रिमाइंड करोगे वीडियो को तब उसमें आ जाएगा E ब्रैकेट के अंदर mn प्लस ऑब्लिक m इक्वल टू E0 ब्रैकेट के अंदर m⁴n प्लस ऑब्लिक m ब्रैकेट कंप्लीट माइनस RT ओवर NF ln m अपॉन mn प्लस। उसी इक्वेशन के आधार से एक बार एनोड का, फिर कैथोड का, फिर आपको कैथोड माइनस एनोड करना है, सबको कॉमन निकाल देना है, और यही इक्वेशन अपना आ जाएगा। अब ये तो हुई प्रूव करने की बात, जो हमने प्रूव कर दी। अब जो मैंने बात बताई आपको, अगर कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या दान करने वाला और प्राप्त करने वाला समान ना हो, तो किस तरह से आता है, उसको कैसे दर्शाते हैं, वो बात करते हैं। मान लो कि आपको ऐसा कोई एक कोष निरूपित कर दिया है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस, ये कोष को मैं निरूपित कर रहा हूं, ऑब्लिक Ag प्लस ऑब्लिक Ag। अब यहां इक्वेशन से ही पता चल रहा है, और मैंने आगे भी आपको बताया था कि जो लेफ्ट साइड होता है वो एनोड, और जो राइट साइड होता है वो कैथोड। यहां अगर इक्वेशन में लिखूंगा तो इस तरह से आएगी, Zn जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, दान करेगा, तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और Ag प्लस वो तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी, क्या बन जाएगा Ag। लेकिन Zn कितने इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, 2, तो यहाँ पे मैं मोल की संख्या को क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं। मोल की संख्या को क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं। स्वाभाविक सी बात है, ये ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया हुई और ये रिडक्शन, इतना तो आपको मालूम। लेकिन अगर इसी वैल्यू को, अगर ऐसा कोष आपको दिया है Zn और Ag का, तब आपको अगर इस इक्वेशन में रखना हो तो इसके लिए ध्यान देने वाली बात है। तो इसके लिए जो अपना इक्वेशन क्या बनेगा, वही E सेल
इज इक्वल टू E0 सेल। E0 सेल निकालने के लिए आप क्या करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एनोड, यानी सभी कैथोड माइनस एनोड, उससे आपको E0 से निकल जाएगा माइनस 0.0591 अपॉन n log एनोड के विलयन की सांद्रता, तो एनोड का विलयन कौन है, Zn2 प्लस, और कैथोड का विलयन Ag प्लस। लेकिन ध्यान देने वाली बात जो मोस्ट इंपोर्टेंट, इसीलिए यही एग्जांपल मैंने लिया था, यहां पे मोल की संख्या Ag की कितनी हो गई, 2, तो जितने मोल हो रहे हैं उतने अपने कहां दर्शाएंगे, उसकी घात में। ध्यान में रखना है, मैंने घात में 2 क्यों रखे, क्योंकि यहाँ पे Ag कितने मोल मिल रहा है, 2 मोल, तो इसलिए मैंने घात में कितने मोल रखे, 2। यहाँ पे n की संख्या कितनी आएगी, Zn कितने इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, 2, Ag कितने प्राप्त कर रहा है, 2, तो n की संख्या क्या आएगी, 2। आपको क्या निकाल देना है, E0 कंप्लीट। ये इस तरह से अपने नट्स इक्वेशन में दर्शा सकते हैं, जब मोल की संख्या हो तब, ना हो तो अपने घात में लिखते नहीं है। यह आपका नट्स इक्वेशन था, इसके आधार से सवाल अपने अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। और नट्स इक्वेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसी इक्वेशन के आधार से बहुत से सवाल कई बार बोर्ड में आ चुके हैं और आएंगे ही, उतना तय है, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक